गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अलग अलग विधियां पढ़ ली थी कि कैसी विधि होती है सर्वाधिक वोट प्रणाली और समानुपाती प्रतिनिधि। फिर हमने सर्वाधिक वोट प्रणाली को इसलिए चुना क्योंकि ये सरल है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। देखो इसमें क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण से अर्थ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे देश को क्या करते हैं कि छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जिससे कि चुनाव वगैरह आसानी से कराया जा सके। ठीक है, लेकिन अब देखो जैसे सर्वाधिक वोट प्रणाली में तो ऐसे हो सकता है ना कि जो भी समुदाय बहुमत में है, किसी भी जाति या धर्म का जो समुदाय बहुमत में है वो आसानी से जीत जाएगा, और जो लोग अल्पमत में हैं उन्हें तो मौका ही नहीं मिलेगा कि उनका जो प्रत्याशी खड़ा हुआ था, जो उनके इंटरेस्ट को प्रतिनिधि उनके रिप्रेजेंट करेगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं, तो उनके प्रत्याशी को तो जीतने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक वोट उसी को मिलेंगे जिस समुदाय के लोग बहुमत में हैं यानी ज़्यादा संख्या में है। तो इसलिए क्या होगा कि जो अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, तो उनकी आवाज़ कोई नहीं बनेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण किया। यानी अब क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे इन एससी एसटी की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उन क्षेत्रों को क्या कर देते हैं, आरक्षित कर देते हैं। मतलब ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे जो प्रत्याशी खड़ा होगा ना वो इसी जाति का होगा और सामान्य जाति का नहीं होगा, इसी जाति का होगा, यानी एससी या एसटी का ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया जाता है। आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके आंसर इसी हाईलाइटेड पोर्शन में से होंगे, तो अपनी बुक में ये सारा पोर्शन जो है हाईलाइटेड करते चलो। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ है पृथक निर्वाचन मंडल। ये ब्रिटिश सरकार लाई थी हमारे यहाँ पृथक निर्वाचन मंडल। इसमें क्या होता है, जैसे प्रत्याशी तो किसी जाति पर्टिकुलर जो अल्पमत है या फिर कोई अनुसूचित जाति जनजाति का होगा, पर इसमें बोला जाता है जो मतदाता होंगे ना, उसे वोट देने वाले, वो भी उसी जाति के होंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ले लो मुस्लिम समुदाय है, अब अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा हो रहा है तो उसे मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, हिंदू लोग वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो इनमें फ़र्क क्या है, देखो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण और पृथक निर्वाचन मंडल में ये अंतर है कि पहले वाले में तो मतदाता किसी भी जाति का हो सकता है लेकिन प्रत्याशी एक पर्टिकुलर जाति का होगा, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल में क्या हो रहा है कि प्रत्याशी और मतदाता दोनों का सेम समुदाय सेम जाति से होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया इन दोनों में डिफरेंस। उसके बाद देखो लोकसभा और राज्य की विधानसभा में हर स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो 10 सालों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया था, और अब हर साल संविधान का एक संशोधन बिल ला करके इसे हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो किन निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, और कौन सी निर्वाचन क्षेत्र का एरिया कितना होगा, ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है, तो ये निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे हम परिसीमन आयोग कहते हैं। और इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करती है। इसका काम ये होता है जैसे एक पूरा रीजन ले लिया हमने, ठीक है, अब उसको हमें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना है, तो कोई भी गली है वो पहले वाले के अंदर आएगी या दूसरे वाले के अंदर आएगी, इस तरीके से एक क्षेत्र का परिसीमन करता है, यानी उसका एरिया कितना होगा ये निर्धारित करता है। साथ ही में कौन से क्षेत्र को निर्वाचित करता है, इसके लिए क्या करते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाले होते हैं, जिस क्षेत्र में उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उस क्षेत्र को उनके लिए निर्वाचित कर देते हैं। लेकिन एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए ये लोग देखते हैं कि अनुसूचित जाति क्या है, बिखरी बिखरी होती है, इसलिए उनके जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ना उनको भी मतलब फैला दिया जाता है, जैसे एक क्षेत्र में एक, अगले क्षेत्र में दूसरा, इस तरीके से फैला दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की बात कि कौन करता है कैसे करता है। लेकिन याद रखना ये जो निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण है ये केवल एससी और एसटी ही के लिए ही किया जाता है, बाकी महिलाओं के लिए, अल्पमत वालों के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के ऊपर। तो देखो कोई भी लोकतंत्र तभी सफल होता है, लोकतंत्र सच में क्या होता है, यही ना कि लोगों ने अपनी सरकार चुनी, कि जब जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें लोगों का विश्वास हो। ठीक है, और उनमें लोगों का विश्वास हो इसके लिए ऐसे चुनाव होने चाहिए ना, निष्पक्ष चुनाव। ऐसे थोड़ी कि कोई क्रिमिनल है वो जीत रहा है, सरकार जनता चाहती नहीं है वो जीते और वो जीत रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारे यहाँ हो, किसी का भी उस पर प्रभाव ना पड़े, तो इसके लिए किसकी भूमिका आती है, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन की भूमिका आती है, निर्वाचन आयोग, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप इसका ये देखो कि हमारे यहाँ क्या मतलब कौन सी व्यवस्था चलती है। तो हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये है
देखो, सबसे पहले संविधान, जैसे पहले मैंने बताया था ना, बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर करता है कि वोट कौन दे सकता है और चुनाव कौन लड़ सकता है। तो जो भी 18 साल से ऊपर होते हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, वयस्क नागरिक यानी 18 साल से ऊपर, ठीक है। और चुनाव लड़ने के लिए भी यही चीज़ सेम होती है। लेकिन ये जो मतदान का अधिकार है, ये सबको सेम नहीं दिया गया था। बहुत सारे देशों में इसके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा था। मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसे आराम से रीड करते रहना, ठीक है। महिलाओं को ये जो अधिकार हैं काफ़ी देर से दिए गए थे। हमारे यहाँ भी 1989 तक तो 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क माना जाता था, ठीक है। लेकिन 1989 में 61, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, 61वां संविधान संशोधन आया और क्या किया, इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है।